नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई प्रॉपर चल रही होगी, बिना किसी व्यवधान के चल रही होगी। एक एक दिन कम होता हुआ 15 और 16 अक्टूबर को आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पीईटी का एग्जाम होने वाला है, इस परीक्षा को ध्यान में रखकर 10-10 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है और इस सेशन में 10 प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम किया जाता है और इन प्रश्नों के जितने भी आगे पीछे प्रश्न आपके बन सकते हैं, इनका ब्यौरा तैयार किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे। एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि मान के चलिएगा 80% लोग गलत करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब सीधे मुस्लिम वर्ड से लगा लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक ऐसे धर्म के लोग जहाँ पर जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, उसे अल्पसंख्यक कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हिंदू बहुल क्षेत्र है। हमारे भारतवर्ष में हिंदू बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे हिंदू के अलावा जितने भी आपके अन्य धर्म हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आपका ईसाई हो, ये सभी क्या आ जाएंगे, अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, है ना। वही अगर पाकिस्तान की बात करिए, ईरान की बात करिए, इंडोनेशिया की बात करिए, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इन देशों में हम हिंदू जो लोग हैं वह अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, है ना। कहने का मतलब अल्पसंख्यक शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ सापेक्षता आपका क्या चिन्ह होता है। अब आइए, पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष। जो लोग सैयद बदरुद्दीन तैयब जी समझ रहे हैं या इसको टिक करेंगे, निश्चित रूप से आप गलत होंगे। ऐसे लोग जो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी को जो है पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष बताएंगे, वह आपके गलत होंगे। क्यों होंगे? अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात होती तब तो आपका उत्तर सही होता है ना, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात की गई है और एक याद रखिएगा नाम, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे। इन्होंने 1886 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, है ना। इनका धर्म अगर पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है, पारसी, है ना। पारसी समुदाय भी जो है भारत में क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके बने थे। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष आपके बने थे। और वहीं अगर बात करिएगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की, 1887 में चेन्नई कांग्रेस अधिवेशन आपका हुआ था और इस अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी को आप बता सकते हैं, है ना। तो इन 3 लोग को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी होती है। अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ली गई है, लाला लाजपत राय, है ना। लाला लाजपत राय, जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके द्वारा जो है ये पुस्तक अनहैप्पी इंडिया दुखी भारत लिखी गई थी, है ना। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालक के रूप में इनको जाना जाता है। 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र राज्य में, और बिपिन चंद्र पाल याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ये 3 ऐसे नेता थे जिन लोगों ने इन राज्यों में जो है क्रांतिकारियों की अलग जगाई हुई थी, है ना। लाल बाल पाल के रूप में भी इनको जाना जाता है, त्रिकुट कहलाते हैं। पोलियो की टीका की खोज कितने की थी? पोलियो जिससे में आपका हैंडीकैप हो जाते हैं लोग, है ना। पोलियो की टीका की खोज कितने की? जोन साल, है ना। साल का टीका इनको कहा गया है। जोन साल के द्वारा जो है पोलियो की टीका की खोज की गई थी और इसको साल के टीका के नाम से भी पुकारा जाता है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पूछा गया है, देवर झील की लोकेशन कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है।
देवर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान आपका यहाँ पे उत्तर होना चाहिए, है ना। कई झीलें राजस्थान में हैं, सांभर हो गया, डिंडवाना हो गया, पचभद्रा हो गया, लूनक्सर हो गया, है ना, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला ताल, बहुत सी झीलें हैं, लेकिन उसमें से एक झील आपकी है देवर झील। और देवर झील के बारे में ये विशेषता याद रखिएगा, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देवर झील है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड का केदारनाथ, है ना, उत्तराखंड का केदारनाथ धाम जो है वह किस नदी के तट पर है, वो आपसे पूछा गया है। दो धाम आपको उत्तराखंड में याद रखने होंगे, एक बद्रीनाथ याद रखिएगा, एक केदारनाथ याद रखिएगा। पहले केदारनाथ की चर्चा कर लेते हैं। केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे है? नदी आपकी होगी मंदाकिनी, है ना। नदी जो आपकी होगी वह मंदाकिनी नदी है। अगर पूछा जाए केदारनाथ धाम किस देव को समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका शिव जी, है ना, शिव जी याद रखिएगा। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, केदारनाथ की चर्चा हो गई। केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर शिव जी को समर्पित है। और अगर बद्रीनाथ की बात करिएगा, बद्रीनाथ आपका विष्णु जी को समर्पित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका पड़ता है अलकनंदा नदी के किनारे पे, है ना। 4 धाम हैं उत्तराखंड में, 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री। 4 धामों की उपस्थिति के कारण जो है उत्तराखंड को जो है आप क्या कहते हैं? देवताओं की भूमि के नाम से भी पुकारते हैं। और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जिसकी राजभाषा जो है वह संस्कृत है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत है, उत्तर बताइएगा, उत्तराखंड, है ना। इसी राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में विश्व प्रसिद्ध जो है फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। यहीं पे एक घाटी पूछी जाती है, नेलांग घाटी आपसे पूछी जाती है। यहीं पर एक दर्रा आपका है लिपुलेख दर्रा, माना एवं नीति दर्रा, है ना, मुलिंगला दर्रा, ये सब के सब हिमालय में स्थित उत्तराखंड के दर्रे होंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ग्रेट साल्ट लेक, वर्ल्ड ज्योग्राफी से दिया गया क्वेश्चन। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है, किस देश में है? उत्तरी अमेरिका में इसकी लोकेशन होगी, उत्तरी अमेरिका में। और किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पे आपका उत्तर होने जा रहा है ना। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका का विचार जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका कहिएगा या इसी को आप कहते हैं प्रस्तावना, है ना। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम लोग जो है इसका उत्तर जो देते हैं ऑस्ट्रेलिया देते हैं, आप गलत होते हैं, है ना। प्रश्न 2 तरह से आपसे पूछा जाता है। अगर उद्देशिका के विचार की बात की जाएगी, एक होता है उद्देशिका का विचार और एक आपका होता है उद्देशिका की भाषा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, जो लैंग्वेज है वह किस देश के संविधान से ली गई है, उत्तर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यदि आप उत्तर ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं तो यहाँ पे आप गलत होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर विचार पूछा जाएगा अमेरिका बताइएगा, अगर भाषा की बात होती है तो उत्तर आपका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशियान का मुख्यालय किस देश में है? एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। साथ में एशियान कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया का एक शहर, है ना, इंडोनेशिया का एक शहर है। और यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और एशियान की स्थापना 1967 में हुई थी। 10 इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पे है? एशियान, जकार्ता, इंडोनेशिया में है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस ग्रुप के, इस समूह के 10 मेंबर कौन कौन से हैं और उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोक लेखा समिति, है ना। लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? एक लोक लेखा समिति याद रखिएगा और एक आप याद रखिएगा प्राक्कलन समिति, है ना। लोक लेखा समिति की बात करिएगा, टोटल मेंबर 22, है ना।
लोक लेखा समिति में कुल मेंबर आपके होते हैं 22 और 22 का जो क्लासिफिकेशन है दोनों सदनों से होते हैं। 15 जो आपके होंगे लोकसभा से, 7 आपके होंगे राज्यसभा से। 15 और 7 ये 22 का जो है आपका क्या बनता है, एक क्राइटेरिया बनता है। 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, है ना। दूसरी चीज, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में केंद्र सरकार के अपोजिट जो विपक्ष आपका बैठा हुआ है उसका नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और लोक लेखा समिति के आंख एवं कान के रूप में जो है भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, CAG कैग जो है इस कमिटी के आंख और कान होते हैं, है ना। वित्तीय समावेशन की यह समिति, इसको याद रखिएगा। एक ये समिति याद रखिएगा, एक प्राक्कलन समिति याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में कुल मेंबर की संख्या 30 होगी और वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं वह सब के सब केवल लोकसभा से ही होते हैं, अदर दूसरे सदन से आपके नहीं होते हैं, है ना। अंतिम क्वेश्चन जो आपको पूछा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर आपने 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। 1989 याद रखिएगा। 1989 में आपका होता है 61वां संशोधन, है ना। 61वां संविधान संशोधन आपका होता है। और इस संशोधन के माध्यम से 1989 में उसमें भारत के प्रधानमंत्री संभवतः राजीव गांधी जी थे, है ना। तो इस संशोधन के माध्यम से भारत में मतदान करने की आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, 1989 के बाद जो है क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। आपके प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी उस समय थे, तत्कालीन समय में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और उनको मिस्टर क्लीन के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं, एक बेहतरीन सेशन आपके लिए रहा जो कि एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर ही आपका जो है बल होगा। जितना अधिक शेयर करेंगे यह वीडियो वहाँ तक पहुँच ही जाना चाहिए जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।